हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। यस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द यूनिट नंबर 2 रेडिएशन इंटरेक्शंस। इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेडिएशन सोर्सेस। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि रेडिएशन सोर्सेस जो हैं वो हैं दो, एक है एटॉमिक सोर्स और दूसरा हमारे पास न्यूक्लियर सोर्स है। फर्दर इनको कैटेगराइज किया गया था, एक होते हैं चार्जड रेडिएशन और दूसरे होते हैं हमारे पास अनचार्जड होते हैं। अगर चार्जड की बात करें तो उसमें था इलेक्ट्रॉन्स थे, फास्ट इलेक्ट्रॉन थे और हेवी चार्ज पार्टिकल्स थे। अगर बात की जाए अनचार्ज पार्टिकल्स की, अनचार्ज रेडिएशंस की, तो एक न्यूट्रॉन था और दूसरा हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक लिस्ट थी, कैटेगरी थी। ओके, ये डिस्कस किया है। आज जो डिस्कशन है वो है रेडिएशन इंटरेक्शंस। जब ये रेडिएशंस इंटरेक्ट करते हैं किसी मैटर के साथ, चाहे चार्जड रेडिएशन हो चाहे अनचार्जड हो, व्हाट विल हैपन। जब ये किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है। लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई एक, मान लेते हैं कोई मैटर है, दिस इज अ मैटर। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, या अल्फा पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, या न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करता है, या गामा रेडिएशन इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है। अल्फा पार्टिकल है ये, और यहाँ पर ये जो फास्ट इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ये न्यूट्रॉन्स हैं, और ये क्या है हमारे पास गामा रेडिएशन से। तो यहाँ से ये चीज वाज़ह क्लियर है कि अल्फा पार्टिकल और ये जो इलेक्ट्रॉन है, दीज आर सोर्स ऑफ चार्ज्ड रेडिएशन। अगर बात की जाए न्यूट्रॉन की और गामा रेडिएशंस की, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ये चार्ज्ड हैं, दीज आर चार्ज्ड एंड दीज आर अनचार्ज्ड। व्हाट विल हैपन विथ मैटर when this charged radiation will interact with matter, तो क्या होगा, या जब अनचार्ज इंटरेक्ट करे मैटर के साथ तो क्या होगा। दैट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमें ये चीज समझने के जब चार्ज हो या अनचार्ज हो, जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है, उसकी हम एनर्जी लॉसेस किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। ओके, तो अब फोकस करते हैं हम इस चार्ज पर या अनचार्ज पर। तो देखें यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो दो किस्म के, एक हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल के इंटरेक्शन से और दूसरे हमारे पास है अनचार्ज पार्टिकल के इंटरेक्शन से। जब चार्ज पार्टिकल इंटरेक्शन करते हैं तो उनका जो इंटरेक्शन होता है दैट इज एक्चुअली कूलम्बिक इंटरेक्शन, दैट इज एक्चुअली कूलम्बिक इंटरेक्शन। अगर बात की जाए अनचार्ज पार्टिकल के इंटरेक्शन की, तो इनका जो इंटरेक्शन होता है इसको हम कहते हैं, दिस कॉल्ड केटोस्ट्रोपिक इंटरेक्शन। इसको हम कहते हैं, दिस नेम्ड एज अ, या मैं इधर लिख लेता हूं, कूलम्बिक इंटरेक्शंस। कूलम इंटरेक्शन कहते हैं, कूलम्बिक इंटरेक्शंस कहते हैं आप। ओके, जो अनचार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं केटोस्ट्रोपिक इंटरेक्शन। केटोस्ट्रोपिक इंटरेक्शन। ओके, केटोस्ट्रोपिक इंटरेक्शन होता क्या है, एक्चुअली यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक फिशन वगैरह हो गया। या मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हम स्टडी करते हैं ना यूरेनियम 235 पर जब एक न्यूट्रॉन हम इंड्यूस कराते हैं, तो न्यूट्रॉन क्या है हमारे पास, अनचार्ज पार्टिकल है। जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो नतीजे में होता क्या है, दो डाटा न्यूक्लियाई मिलती है हमारे पास। क्रिप्टन प्लस में, बेरियम प्लस में नियर अबाउट 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। हमें इनसे लेना देना नहीं है, मगर हमें चीज ये समझनी है कि जब अनचार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करते तो होता क्या है। तो वहां पर फिशन रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है कि वहां पर रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना कैरी ऑन हो जाए। ओके, तो इस तरह से रिएक्शंस होते हैं। तो फाइनली ये रिजल्ट मिला कि जो चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन दैट इज एक्चुअली अ कूलम्बिक इंटरेक्शन, और जो अनचार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन दैट इज एक्चुअली अ केटोस्ट्रोपिक इंटरेक्शन। ओके, अब देखते हैं कि किसकी इंटरेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, कौन से पार्टिकल्स ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं और कौन से पार्टिकल कम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास कोई एक छोटा सा न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज आर शेल्स। मान लेते हैं दीज आर शेल्स, ये इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम कहें जो अल्फा पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है, हमने इनको कहा दीज आर चार्ज पार्टिकल,
But alpha particle is actually heavy charge particle as compared to electron. इलेक्ट्रॉन एक फास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये लाइटर है. जो अल्फा पार्टिकल है दैट इज अ हाईली चार्ज पार्टिकल, दिस इज अ मैसिव पार्टिकल. इसका मास क्या होता है अल्फा पार्टिकल का, वो बराबर होता है हीलियम न्यूक्लियाई के 2-4. और जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास एज कंपेयर टू अल्फा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू अल्फा लेस होता है. ओके अब देखते हैं कि इंटरेक्शन की रेंज किसकी मैक्सिमम है. ओके ये हमने अगेन एक मेटल ले लिया. हम इस तरह मेटल लेते हैं, उसमें जाहिर सी बात एटम्स होंगे, इस तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर होगी, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वगैरह एवरी चीज अवेलेबल होगी. हम इस तरह डायग्राम को बनाते हैं ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए डायग्रामेटिकली. ओके देखें, जब ये अल्फा पार्टिकल इंटरेक्ट करता है किसी मेटर के साथ, जब अल्फा पार्टिकल किसी मेटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ होती है, यहाँ जो वर्ड बुक में लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा जितना पेनिट्रेट हो सकता है वो रेंज, जिसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ. तो अल्फा पार्टिकल जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो है 10⁻⁻5 मीटर, या समटाइम्स हम लिखते हैं 10⁻⁻6 मीटर, जिसको हम माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं. ये अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन डेप्थ है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की जो पेनिट्रेशन डेप्थ होती है वो होती है नियर अबाउट 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर होती है. आप इसको क्या कहते हैं, दिस कॉल्ड पेनिट्रेशन डेप्थ, दिस इज अ पेनिट्रेशन डेप्थ और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. तो आप देख सकते हैं जिस पार्टिकल का मास ज्यादा है उसकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो क्या है, कम है. जिस पार्टिकल का जो मास है कम है, जिस पार्टिकल का मास कम है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है या पेनिट्रेशन डेप्थ है वो क्या है, हाई है. ओके ये हमने बात की अबाउट दी चार्ज पार्टिकल के पेनिट्रेशन डेप्थ के हवाले से. अगर हम डिस्कस करें अबाउट दी पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ दीज पार्टिकल्स, अनचार्ज पार्टिकल्स, देखते हैं. हम मान लेते हैं दिस इज अ मैटर, ये कोई एक हमारे पास मैटर है. ओके अब इसके साथ जो इंटरेक्ट करने वाले पार्टिकल्स हैं वो है अनचार्ज पार्टिकल्स, जस्ट लाइक न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. जब न्यूट्रॉन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ होगी, जो क्रॉसिंग पावर होगा इस न्यूट्रॉन का, वो होता है नियर अबाउट 10⁻⁻1 मीटर. अगर मैं गामा रेडिएशन की बात करूं तो गामा की भी नियर अबाउट सेम ही होती है. दोनों की जो बुक में रेंज गिवन है वो क्या है, तकरीबन सेम ही है. इस रेंज को कहते हैं दिस कॉल्ड पेनिट्रेशन डेप्थ. बुक में और लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. अब देखिए यहां से किस तरह से एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं उनको हम फोकस करते हैं. इधर से एमसीक्यूज का कौन कौन से एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, किस तरह एमसीक्यूज निकल सकते हैं, हम उन एमसीक्यूज को यहाँ पर फोकस करने की कोशिश कर लेते हैं. अब देखें आपने देखा कि इनमें से सारे पार्टिकल्स में से जो मास ज्यादा है किसका है, वो है अल्फा पार्टिकल का. तो आप सब की जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो कंपेयर करें. अल्फा की पेनिट्रेशन डेप्थ क्या है हमारे पास, वो है 10⁻⁻5 और 6 मीटर लेते हैं. ओके अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन डेप्थ क्या है हमारे पास, वो है 10⁻⁻3 मीटर है. अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन और गामा रेडिएशन नियर अबाउट सेम ही है, 10⁻⁻1 मीटर, -1 मीटर. पेनिट्रेशन डेप्थ क्या है, सेम. तो आप देख सकते हैं जिस पार्टिकल का मास मैक्सिमम है उसकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो क्या है, कम है. हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास सबसे ज्यादा है, तो इसकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ होगी वो सबसे क्या होगी, वो कम होगी. तो हम कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन डेप्थ और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. जो पेनिट्रेशन डेप्थ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. ओके जिसका मास ज्यादा होगा उसमें पेनिट्रेशन क्या होगी, उसमें पेनिट्रेशन कम होगी. जिसका मास कम होगा उसमें पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होगी, मैक्सिमम होगी. ओके ये चीज यहां तक की है. तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन डेप्थ किसकी है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन डेप्थ है मैक्सिमम इन गामा रेडिएशन. ये ज्यादा से ज्यादा मूव कर सकते हैं. मैं आपको फर्दर आइडिया दूं कि पेनिट्रेशन डेप्थ है क्या. अब देखें ये पेन है, दिस इज द पेन.
एक पेन है, ये जो इसका ब्लू पार्ट है, ये देखें, ये जो इसका ब्लू पार्ट है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूं इनवर्ड, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम एक लिमिट है, वहां तक जा सकता है। वो जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, इसके अंदर जाने की, वही इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ है, वही उसकी क्या है, वही उसकी रेंज है, दैट इज दैट इट्स रेंज। अगर मैं इससे कोई बहुत बड़ा ले लूं, ये जो ब्लू है इसकी थिकनेस क्या है एज कम्पेयर अदर, वो क्या हो, कम हो, वो ज्यादा बड़ा हो, तो वो अंदर ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा कम जाएगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका जो क्रॉसिंग पावर होगा वो कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रॉसिंग पावर, पेनिट्रेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पेनिट्रेशन डेप्थ। ओके, तो हम कह सकते हैं पेनिट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसमें पेनिट्रेशन क्या होगी, कम होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होगी, कम होगी। ओके, और जिस पार्टिकल का मास ज्यादा है उसमें आयोनाइजेशन ज्यादा होगी, उसमें आयोनाइजेशन ज्यादा होगी। तवज्जो, कैसे, इस चीज को समझते हैं कैसे ज्यादा होगी। भाई देखें, यहाँ पर जो इंटरेक्शन था उस इंटरेक्शन को समझे, फिर ये बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर अगर हाई एनर्जेटिक पार्टिकल आ रहा है, कोई पार्टिकल जिसकी हाई रफ्तार है, हाई स्पीड है, हाई एनर्जी है, तमाम एक हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है, तो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल जो होगा उसका जो एनर्जी लॉस होगा वो कम होगा। एनर्जी लॉस क्या होगा, कम होगा। क्यों एनर्जी लॉस कम होगा, क्योंकि उसका जो इंटरेक्शन है मैटर के साथ वो कम रहेगा, जो मैटर के साथ उसका इंटरेक्शन होगा वो क्या रहेगा भाई, कम रहेगा। देखते हैं इसको किस तरह। मैंने कहा अगर कोई हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल, जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसका जो एनर्जी लॉस होगा वो लो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाई एनर्जेटिक पार्टिकल, जो हाई एनर्जी पार्टिकल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एनर्जी लॉस के साथ। वो देखते हैं किस तरह। भाई ये देखें, ये कोई मैटर वगैरह अवेलेबल है, यहां से एक पार्टिकल आया, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, एक्स पार्टिकल आया और दूसरा वाई पार्टिकल आया, दोनों इंटरेक्ट करते हैं इसके साथ। यहाँ वाई को मैं 10 से लिख लेता हूँ, वाई 10 से इंटरेक्ट करता है। एक्स पार्टिकल जो सपोज कर लेते हैं एनर्जी है वो है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस वाई पार्टिकल जो एनर्जी है वो है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो आप ही बताएं कि ज्यादा मैटर के साथ इंटरेक्ट कौन करेगा पार्टिकल, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल या लो एनर्जेटिक पार्टिकल। जाहिर सी बात है जिस पार्टिकल की हाई एनर्जी होगी वो तो क्रॉस कर लेगा ना, उसका इंटरेक्शन क्या रहेगा, उसका इंटरेक्शन कम रहेगा। तो फाइनली ये रिजल्ट मिला, जो हमारे पास हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होता है जिसकी हाई एनर्जी होती है वो मैटर के साथ कम इंटरेक्ट करेगा। जब मैटर के साथ कम इंटरेक्ट करेगा तो उसमें जो एनर्जी लॉस है वो क्या होगी, कम होगी, उसमें आयोनाइजेशन क्या होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि हाई एनर्जेटिक पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी लॉस। जितनी पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होगी उसमें उतना एनर्जी लॉस क्या होगा, वो कम होगा। जितना एनर्जी लॉस कम होगा हम कहेंगे इसमें आयोनाइजेशन कम हुई है। जितनी आयोनाइजेशन कम होगी हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकल की स्पीड बहुत हाई है। तो फाइनली स्पीड एंड आयोनाइजेशन आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। जितनी पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी उतनी उसमें आयोनाइजेशन क्या होगी, कम होगी। जितनी स्पीड कम होगी उतनी उसमें आयोनाइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो अब इन रिलेशंस को मैं मेंशन कर लेता हूं यहाँ पर। अच्छा, ये एरिया में रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने इस पर डिस्कस कर लिया, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब इस रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये आप कॉपी पर अब नोट कर लें कि हाई एनर्जेटिक पार्टिकल हैज लो लॉस ऑफ एनर्जी। जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होगा उसमें जो एनर्जी लॉस होगा वो कम होगा, और जो लो एनर्जेटिक पार्टिकल है उसमें जो लॉस ऑफ एनर्जी वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि वहां पर आयोनाइजेशन मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इनके रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन से मैथमेटिकल में लिख रहा हूँ, दीज आर एक्चुअली एमसीक्यूज, तो इन पर आपको फोकस करना है प्रॉपरली। तो हम कह सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड है इंटरेक्शन के साथ। जितना इंटरेक्शन ज्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, एक बात ये, और दूसरी बात आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी
मास ऑफ पार्टिकल, जितना पार्टिकल हैवियर होगा उसकी उतनी स्पीड कम होगी, उसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो आयोनाइजेशन क्या होगी, ज्यादा। तो आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास ऑफ पार्टिकल। ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी लॉस। जितनी आयोनाइजेशन होगी उतनी एनर्जी लॉस क्या होगी, ज्यादा। आयोनाइजेशन तब पॉसिबल जब इंटरेक्शन ज्यादा हो। ओके, तो आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी लॉस। और हम ये भी कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। जितनी पार्टिकल की हाई एनर्जी है, हाई स्पीड है, उसमें उतनी आयोनाइजेशन क्या होगी, कम होगी। स्पीड ज्यादा है, उसकी एनर्जी हाई है, हाई एनर्जी तो लो आयोनाइजेशन होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी ऑफ पार्टिकल। एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इस बात में कंफ्यूज मत हो। जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एनर्जी लॉस के साथ। ये जो हाई एनर्जी है ये पार्टिकल की है, और जो पार्टिकल्स एनर्जी लॉस कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली एनर्जी लॉस। वो लॉस है, वो इंटरेक्शन के बिया पर हम डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो जितना इंटरेक्शन ज्यादा होगा उतनी एनर्जी लॉस क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे पास अल्फा है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और गामा है। यहाँ मैं देता हूँ आपको, गामा दिया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन दिया और मैंने आपको दिया अल्फा पार्टिकल। मुझे बताएं इनमें से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन किसकी होगी, गामा की होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, अल्फा पार्टिकल होगी। आप डिसाइड करेंगे, जिसका मास ज्यादा होगा उसमें आयोनाइजेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो इट इज क्लियर दैट द मास ऑफ गामा इज हायर टू electron and electron mass is greater to gamma radiation. Gamma is massless, electron is some mass, alpha is higher than all these particles. So ionization will be maximum for the alpha particle and minimum for the gamma radiations, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई होती है। जब एनर्जी हाई होगी तो उसमें जो आयोनाइजेशन है वो होगी कम, और इसमें जो पेनिट्रेशन है वो पेनिट्रेशन मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो दूसरा रिलेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के साथ जो आयोनाइजेशन का रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डेल्टा रेज क्या होते हैं, व्हाट आर द डेल्टा रेज और डेल्टा रेडिएशंस। डेल्टा रेडिएशंस क्या होते हैं, अब ये नोट करें, इनको रिमूव कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डेल्टा रेज क्या होते हैं। नोट कर लिया। ओके, अब हम फोकस करते हैं इन डेल्टा रेस पर कि डेल्टा रेस हैं क्या। अब इनको रिमूव कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयोनाइजेशन पेनिट्रेशन पर एमसीक्यूज आते ही आते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और अब ये बातें देखें, सपोज करें ये एक न्यूक्लियस है, ये इस न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक दैट। ये क्या है, इनके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब देखें, जब ये अल्फा पार्टिकल इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ, when this alpha particle will interact with electron। अब अल्फा का इंटरेक्शन हो रहा है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पर जो एनर्जी का सीनर है, हमें वो चीज ऑब्जर्व करने की, इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी, पार्शियली होगी या फुली होगी, या कोई एक स्पेसिफिक पार्ट है अल्फा पार्टिकल की एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। अब इसको समझते हैं। याद रखें, जब अल्फा पार्टिकल इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो अपनी एनर्जी है इसके पास, ये जो ई एनर्जी है, ई ये इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी है, ये अपनी एनर्जी कंप्लीट भी ट्रांसफर कर सकता है। ये अपनी एनर्जी, ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी, ये अपनी कंप्लीट एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, या ये अपनी एनर्जी का
हाफ पार्ट भी मतलब पार्शियल एनर्जी भी ये ट्रांसफर कर सकता है। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। कंप्लीट एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है इलेक्ट्रॉन के पास, या उसके एनर्जी का हाफ पार्ट भी ट्रांसफर हो सकता है, कि लाजमी नहीं है कि कंप्लीट हो या हाफ हो, देयर इज पॉसिबिलिटी। ओके, जब ये एनर्जी ट्रांसफर होगी तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर आयोनाइजेशन भी हो सकती है और एक्साइटेशन भी हो सकती है। आयोनाइजेशन भी हो सकती है और इसी के बिहाफ पर एक्साइटेशन भी हो सकती है। ओके, ये बात होगी। अब इसी अल्फा पार्टिकल के सेम इंटरेक्शन हम किसी दूसरे वे से देख रहे हैं, किसी टेक्निकल वे से हम इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि हाउ दिस विल इंटरेक्ट, ये किस तरह इंटरेक्ट करता है। अब देखिए, अगर मैं कहूं पहले डिस्टेंस ये था, इस डिस्टेंस पर इसने इसके साथ इंटरेक्ट किया है, इस अल्फा पार्टिकल ने इतने डिस्टेंस पर इसके साथ क्या किया है, इंटरेक्ट। वो डिस्टेंस मान लेते हैं आर डिस्टेंस के लेते हैं, दैट्स आर डिस्टेंस। अब मैं कहता हूं हम इस डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, जब डिस्टेंस डिक्रीज करें तो अल्फा पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। मान लेते हैं ये हमने एक शेल लिया, इस शेल में इलेक्ट्रॉन था। अब अल्फा पार्टिकल जो इंटरेक्ट करता है वो थोड़े से कम डिस्टेंस पर इंटरेक्ट करता है। ये आर है, मान लेते हैं ये r/3 है, r/3 कह लें, r/2 कह लें, मतलब जो डिस्टेंस इससे क्या है, कम है, क्लोज है। अल्फा पार्टिकल का जो इंटरेक्शन हो रहा है अब इलेक्ट्रॉन के साथ वो एक शॉर्ट डिस्टेंस पर हो रहा है। जब अल्फा पार्टिकल शॉर्ट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इम्पल्स हो, क्या हो, अगर डिस्टेंस शॉर्ट है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है इम्पल्स की, इम्पल्स लगेगी। तो इम्पल्स से होगा क्या, शॉर्ट टाइम में ज्यादा फोर्स लग सकता है, जब ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी तो हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी एमिट आउट कर लें, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी आयोनाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो इन हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, दीज आर कॉल्ड डेल्टा रेज, दीज आर कॉल्ड डेल्टा रेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये। डेल्टा रेज सिंपली मैं वन टाइम इस डेल्टा और रे को, डेल्टा रेडिएशन को रिपीट कर लेता हूं। हमने कहा अगर किसी शॉर्ट इन डिस्टेंस पर अल्फा पार्टिकल इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के साथ तो नतीजे में होगा कि वो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जब ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर मल्टीपल कोलिजन हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मल्टीपल कोलिजन करते हैं, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, दीज आर कॉल्ड डेल्टा रेज और डेल्टा रेडिएशंस कहते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं इस डेल्टा रेडिएशंस की एनर्जी या जो पेनिट्रेशन डेप्थ थी और मैं इस अल्फा पार्टिकल की कंपेयर करूं तो किसकी ज्यादा होगी। once I'm going to repeat, if we want to compare the penetration depth or characteristic length or range of this delta ray and incident ray, जो इंसिडेंट रे आ रहा है, इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इसकी अगर मैं डेप्थ कंपेयर करूं और इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ कंपेयर करूं तो किसकी ज्यादा होगी। सो श्योरली पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ दिस डेल्टा रे विल बी लेस देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में जो इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ होती है डेल्टा रे की, डेल्टा रेडिएशन की, वो कम होती है, छोटी होती है। ओके, ये क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि मैंने कहा कि अल्फा पार्टिकल जब इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ ये एनर्जी कंप्लीट भी ट्रांसफर कर सकता है, पार्शियल भी ट्रांसफर कर सकता है। एक फार्मूला दिया गया है कि वो किस वे से, किस तरह से, किस फैक्टर के बेस पर वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, उस फार्मूला को डिस्कस करते हैं। जो अल्फा पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है वो एनर्जी एक्चुअली बराबर होती है डेल्टा ई इज, इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 4m0 अपॉन में m, ये एनर्जी होती है। दैट एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू 1/5 पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी। इतना ऐसा अपनी एनर्जी का जो अल्फा पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है, वो ट्रांसफर करता है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन के साथ अल्फा पार्टिकल ने इंटरेक्ट किया तो उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, वहां पर पॉसिबिलिटी थी कि वो पार्शियल भी ट्रांसफर कर सकता है और वो फुली एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकता है। उस एनर्जी का फार्मूला ये है 4em0 अपॉन m। m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल हो सकता है, e एनर्जी है। ओके, ये बराबर होती है 1/5 पार्ट ऑफ एनर्जी।
मतलब वो इतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा, जितनी उसके पास एनर्जी है उसका इतना पार्ट ट्रांसफर करेगा। सपोज कर लेते हैं, कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। अगर इसके पास है, मैं कहता हूं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, मैं अगर कहूं ये इसका इतना पार्ट ट्रांसफर करेगा, तो आप कहेंगे ये होगी इसकी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की। आपने कहेंगे ये 1/2 इतना पार्ट है, दूसरा ऐसा ट्रांसफर किया। मगर यहाँ पर कितना ऐसा है, 500, 1/500 पार्ट ऑफ दैट एनर्जी, टोटल एनर्जी दिस अल्फा पार्टिकल ट्रांसफर्स टू इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, इतना ऐसा। मोस्टली हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन की 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेते हैं, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी वगैरह अल्फा पार्टिकल्स की लेते हैं, अल्फा पार्टिकल्स की। तो ये कोई फिक्स्ड वैल्यू हो सकता है, कोई और हो, या 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोस्टली हमने ये चीज बुक में देखी है कि इसका जो इतना पार्ट है वो जस्ट ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को। इज इट ओके? यहां तक क्लियर हो गया? अब हम डिस्कस करते हैं इसकी दूसरे फैक्टर्स। स्टॉपिंग पावर क्या होता है या स्टॉपिंग टाइम क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप ये नोट कर लें अभी, ठीक है? अब स्टॉपिंग पावर क्या है, स्टॉपिंग टाइम क्या है, इन दोनों को रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसके बेस पर हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यू मे नोट इट। ये सोर्स अवेलेबल है अल्फा पार्टिकल का, ये इस तरह से आपको डायग्राम दिखाई देगा, बुक में देखेंगे ना। तो इसकी जो पीक्स आ रहे हैं एंड में, इसकी ये जो पीक्स आ रहे हैं, ये पीक्स एक्चुअली हार्ड हैं। ये हार्ड पीक्स स्ट्रेट पीक्स शो करते हैं, देयर इज अनडिफ्लेक्शन, यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं हुई है। तो अनडिफ्लेक्शन की वजह से, अनडिफ्लेक्शन की हेल्प से हम इन पार्टिकल्स की रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना अंदर किसी मेटर के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेट पीक्स हैं, ये जो सॉलिड पीक्स हैं, ये शो करती हैं अनडिफ्लेक्शन को, कि इसमें डिफ्लेक्शन कम हुई है, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुई है। तो इस अनडिफ्लेक्शन से बेनिफिट ये होता है कि हम इन अनडिफ्लेक्शन के बिहाफ पर, इसके बेस पर हम किसी पार्टिकल का पेनिट्रेशन जो डेप्थ है वो एनालाइज कर सकते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस कर देंगे स्टॉपिंग पावर क्या होता है। स्टॉपिंग पावर हो गया या स्टॉपिंग टाइम हो गया। अब ये दो लास्ट पार्ट है, ये डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लेक्चर को फिनिश कर लेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, इन सबको समझने की प्रॉपर कोशिश करें आप। अब हमारे पास टॉपिक है स्टॉपिंग पावर। स्टॉपिंग पावर क्या होता है? स्टॉपिंग पावर, स्टॉपिंग पावर एक्चुअली शो करता है किसी पार्टिकल्स को, ये जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल थे या अनचार्ज पार्टिकल, जस्ट लाइक दैट, मैं आपको बता दूं इस तरह। ये देखें, हमारे पास कोई मटेरियल है, यहां पर हमने अल्फा पार्टिकल भी भेजे और यहां तक हमने न्यूट्रॉन भी भेजे और गामा रेडिएशंस भी भेजे। ये अल्फा पार्टिकल गए और यहां से इलेक्ट्रॉन्स भी गए, न्यूट्रॉन्स भी गए और गामा रेडिएशंस भी गए। हमने ये चीज एनालाइज की कि जो अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन डेप्थ थी वो थी 10⁻⁻6 मीटर, मतलब माइक्रोमीटर हम कह सकते हैं, 10 माइक्रोमीटर इस तरह कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन की थी वो थी 10⁻³ मीटर। और जो अनचार्ज पार्टिकल है दोनों, इनकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ थी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ थी, वो दैट इज वाज नियर अबाउट सेम 10⁻⁻1 मीटर। अब देखें, इसकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो है कम। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल इस तक आ चुका है, ये अल्फा पार्टिकल इस रेंज में है, तो यहाँ पर ये स्टॉप हो चुका है, यहाँ तक ये पार्टिकल आकर यहाँ तक स्टॉप हो चुका है, क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो कम है, वेरी स्मॉल है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये इससे थोड़ा सा आगे गया है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया, ये इलेक्ट्रॉन की रेंज थी, ये अल्फा पार्टिकल की थी, ये इलेक्ट्रॉन की रेंज थी। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की और गामा की, जो हमारे पास अनचार्ज पार्टिकल्स हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी जो रेंज है वो नियर इक्वल है, जो अनचार्ज उनकी नियर इक्वल है। बट अगर इनसे कंपेयर की जाए तो इनसे क्या है, ज्यादा है। मगर ये यहाँ तक आए तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो न्यूट्रॉन है और जो गामा है, इनकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ हो वो क्या हो, ज्यादा। अब देखिए, अल्फा पार्टिकल यहाँ तक आए, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया और गामा रेडिएशंस
मतलब जो अनचार्ज पार्टिकल है वो यहां तक आए, यहां से आगे ये नहीं जा सकते, ये इनकी एक रेंज है। तो इससे हम रेंज को कहते हैं स्टॉपिंग पावर। इस रेंज को कहते हैं स्टॉपिंग पावर। स्टॉपिंग पावर का मतलब है रोकने की सलाहियत। ये कोई मटेरियल है ना, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, जज़ब कर रहा है खुद में। तो इसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो हर एक का अलग अलग है, हर एक का जो स्टॉपिंग पावर है वो क्या है, अलग अलग है। अगर मैं अल्फा की बात करूं, स्टॉपिंग पावर इसका क्या है, एज कम्पेयर अदर्स वो ज्यादा है, वो जल्दी में स्टॉप हो चुका है। तो हम कह सकते हैं अगर मास ज्यादा होगा तो हम कहेंगे स्टॉपिंग पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब स्टॉपिंग पावर ज्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो आगे कम जाएगा, उसकी रेंज कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। ओके, अगर स्टॉपिंग पावर ज्यादा होगा, जज़ब करने की सलाहियत मैक्सिमम होगी, एब्जॉर्ब करने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी, तो हम कह सकते हैं कि उसमें पेनिट्रेशन कम होगी, आयनाइजेशन मैक्सिमम हो सकती है। सो स्टॉपिंग पावर इज एक्चुअली, पेनिट्रेशन के हवाले से बात करें तो पेनिट्रेशन के रिलेट में इसका जो स्टॉपिंग पावर और पेनिट्रेशन का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर पेनिट्रेशन ज्यादा हुई है तो उसका स्टॉपिंग पावर मतलब क्या है, वो कम है, उसको जज़ब करने की एबिलिटी क्या है, वो कम है। तो हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पेनिट्रेशन। अगर हम देखें इसको आयनाइजेशन से रिलेट करके देखें, स्टॉपिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आयनाइजेशन। जिस पार्टिकल का स्टॉपिंग पावर ज्यादा होगा उसमें आयनाइजेशन मैक्सिमम हो सकती है। ओके, ये चीज। और हम ये भी कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पावर इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसमें स्टॉपिंग पावर क्या होगा, कम होगा। गामा रेडिएशन से इसकी स्पीड क्या है, वेरी हाई होती है, तो इसका जो हम कहें स्टॉपिंग पावर वो कम होगा। और हम ये भी कह सकते हैं स्टॉपिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एन। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना स्टॉपिंग पावर क्या होगा, कम होगा। तो इनवर्स रिलेशन हुआ, सॉरी, स्टॉपिंग पावर और डेंसिटी का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है। ये जो हमारे पास एब्जॉर्बर है कोई, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, तो इसमें एब्जॉर्बेशन ज्यादा होगी, इसमें क्रॉसिंग कम होगी, इसमें पेनिट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ओके, अगर हम देखें स्टॉपिंग पावर को एटॉमिक नंबर के साथ, वो रिलेशन में डायरेक्ट है। अगर किसी पार्टिकल का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो स्टॉपिंग पावर क्या होगा, उसका ज्यादा हुआ, वो जल्दी में रुक जाएगा, वो इतना दूर नहीं जाएगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो इस तरह से एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। अच्छा, अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज से रिलेशन क्या है, रेंज से भी इसका रिलेशन इनवर्स ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेंज किसकी है, गामा रेडिएशन की। इसका स्टॉपिंग पावर क्या है, कम है। जो अनचार्ज पार्टिकल है इसकी जो रेंज है वो क्या है, ज्यादा है। इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेंज। तो इन पर क्वेश्चन किस तरह आएगा, कोई पार्टिकल देगा सर वगैरह, सर यहाँ कहीं पर भी सवाल अगर आ सकता है तो सर देगा आपको पार्टिकल्स वगैरह, उनके रिलेशन देगा ग्रेटर और लेस देन के हवाले से। तो आपसे पूछा जाएगा किस पार्टिकल का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम है। तो आप इन सारे वेरिएबल्स को चेक करके आप प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो क्या सीन है, किस तरह हो रहा है, आप इसी से एनालाइज कर सकते हैं, इसी से आप जज कर सकते हैं। ओके, तो ये था स्टॉपिंग पावर, मतलब रोकने की सलाहियत, एब्जॉर्ब करने की पार्टिकल्स को सलाहियत, उसकी रेंज को मिनिमाइज करने की सलाहियत, उसको हम कह रहे हैं दिस कॉल्ड स्टॉपिंग पावर। ओके, जब ये स्टॉपिंग पावर है तो जाहिर सी बात है ये मटेरियल्स को जज़ब करता है, मटेरियल्स को पार्टिकल्स को जज़ब करता है, पार्टिकल्स को आयनाइज करता है। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस होने के चांसेस क्या है, मैक्सिमम है, एनर्जी लॉस हो सकती है। तो जो एनर्जी लॉस होती है उसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टॉपिंग पावर डेल्टा ई अपान में डेल्टा एक्स लेते हैं। स्टॉपिंग पावर को हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं दिस कॉल्ड एनर्जी लॉस, दिस इज नेम्ड एज एनर्जी लॉस। ओके, दिस नेम्ड एज एनर्जी लॉस। अच्छा, हमने यहाँ पर ये पार्शियल डेल्टा डेल ई या पार्शियल डेल एक्स क्यों लिया है, याद रखें यहाँ पर जो एनर्जी लॉस है वो कम है, जो एक्स है वे ये वेरी स्मॉल है, इसलिए हमने इसको एज अ पार्शियल ले लिया है। ओके, तो एनर्जी लॉस का जो रिलेशन है वो स्पीड के साथ इनवर्स है। जिस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, मैंने आपको बताया जिस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी उसमें जो एनर्जी लॉस है वो क्या होगी, कम होगी। वो देखते हैं किस तरह।
मैं आपको ये एग्जांपल दूं इस तरह, डेल्टा ई अपान डेल्टा एक्स अगर मैं रिलेशन बताऊं तो इसका जो वेलोसिटी के साथ रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है। जिस पार्टिकल की जितनी स्पीड ज्यादा होगी, जितना वो ज्यादा दूर जाएगा, तेज जाएगा, तो हम कहेंगे उसमें एनर्जी लॉस कम है, रिलेशन इनवर्स है। अगर मैं बात करूं अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी के साथ रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है। जितना हेवियर पार्टिकल होगा उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो उसमें आयोनाइजेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी लॉस का जो रिलेशन है स्पीड के साथ वो इनवर्स है। अगर मैं एनर्जी लॉस का रिलेशन डिस्कस करूं एज कंपेयर टू, अगर मैं एनर्जी लॉस का रिलेशन कंपेयर करूं आयोनाइजेशन के साथ, तो क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन तभी पॉसिबल है, तभी मैक्सिमम हो सकती है जब हमारे पास पार्टिकल हेवियर हो। हेवियर पार्टिकल होगा तो उस केस में आयोनाइजेशन ज्यादा हो सकती है, स्पीड कम होगी, जो एनर्जी लॉस है वो मैक्सिमम होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी लॉस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन। ओके, और जो एनर्जी लॉस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ पार्टिकल। एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इस बात को समझिए किस तरह। तो यहां पर हम मान लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं कोई हमारे पास एक शेल अवेलेबल है, यहाँ कोई मैटर है, दिस इज अ मैटर। यहां से पार्टिकल एक तेज हाई रफ्तार से आया, कोई पार्टिकल एक्स हाई रफ्तार से आया। अगर इसकी रफ्तार ज्यादा होगी पार्टिकल की तो इसमें एनर्जी लॉस कम होगा, इसमें आयोनाइजेशन कम होगा और इसमें पेनिट्रेशन मैक्सिमम होगी। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो एनर्जी लॉस का रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ पार्टिकल। एनर्जी लॉस अलग है, एनर्जी पार्टिकल अलग है। एनर्जी लॉस होता है बाय द इंटरेक्शंस, एनर्जी लॉस तभी होती है जब कोई इंटरेक्शन हो, मगर जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है विदाउट इंटरेक्शन भी हो सकती है, विद इंटरेक्शन लॉस भी हो सकती है, समथिंग हो सकता है। बट एनर्जी लॉस इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन होगा उसी केस में ये एनर्जी लॉस पॉसिबल है। तो इस एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिसने इस एनर्जी लॉस को कैलकुलेट किया, उसको कहते हैं बिथ, जिसको हम कहते हैं बिथ फार्मूला। बिथ फार्मूला इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं बिथ फार्मूला को। बिथ फार्मूला क्या है उसको देखते हैं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं बिथ फार्मूला। बिथ फार्मूला पर आते हैं, उससे पहले ये एक चीज देखें, डेल्टा ई अपान में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4 पाई जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपान में एम नॉट वी स्क्वायर एन इंटू बी, एन इंटू बी। ओके, अब देखें डेंसिटी के साथ भी रिलेशन क्या है इसका, ज्यादा है। अगर ज्यादा डेंसिटी है जाहिर सी बात है पार्टिकल उसके साथ इंटरेक्शन में ज्यादा रहेगा, जब इंटरेक्शन में ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात आयोनाइजेशन होगी, जब आयोनाइजेशन होगी तो एनर्जी लॉस के चांसेस मैक्सिमम हैं। ओके, अब देखते हैं बिथ फार्मूला को। बिथ फार्मूला में क्या बताता है, बिथ फार्मूला में बताता है हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ एनर्जी। इस लॉस ऑफ एनर्जी को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड्स में हो चाहे वो गैसेस में हो। जस्ट जो नोट्स में अवेलेबल है वो क्या है, सॉलिड्स या गैस। तो सॉलिड्स में या गैस में जो एनर्जी लॉस होती है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने बताया है बिथ फार्मूला ने। उस फार्मूला को कहते हैं बिथ फार्मूला, BETH, बिथ फार्मूला। There is a Beth formula for the calculation of loss of energy। ये किस तरह किस लिए यूज करते हैं, for the calculation of loss of energy। लॉस ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस बेथ फार्मूला। ओके, बेथ फार्मूला बराबर है Z log m नॉट वी स्क्वायर अपान में आयोनाइजेशन माइनस में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। दिस इज बिथ फार्मूला, दिस इज कॉल्ड बिथ फार्मूला। BZ log m नॉट वी स्क्वायर अपान आई 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। यहाँ पर मोस्ट बातें आपको तवज्जो देना होगा कि बिथ फार्मूला हम कब यूज कर सकते हैं कब यूज नहीं करेंगे, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। अब देखें ये जो I है ये शो करता है आयोनाइजेशन को, ये I शो करता है
आयनाइजेशन, ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेलोसिटी। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है हम ये यूज करते हैं जस्ट फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मटेरियल्स। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक मटेरियल के लिए। अगर हमारे पास कोई हेवी चार्ज पार्टिकल हो, अगर हमारे पास कोई हेवी चार्ज पार्टिकल हो, हेवी चार्ज पार्टिकल, तो उस केस में ये जो हमारे पास लॉरेंट्ज फैक्टर है 1-v² हम इसको लेते हैं 0 के बराबर। अगर हाई चार्ज पार्टिकल होगा जस्ट लाइक अल्फा पार्टिकल है, तो उस केस में क्या होगा, 0 होगा। अगर हमारे पास लो चार्ज पार्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लो चार्ज पार्टिकल, तो उस केस में ये जो लॉरेंट्ज फैक्टर है दैट विल नॉट बिकम इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, तो अब देखिए हम जो हेवी चार्ज पार्टिकल होता है, जो लो चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज की बात हो रही है, जो हेवी चार्ज पार्टिकल है उसके लिए जो लॉरेंट्ज फैक्टर है वो 0 के बराबर है, और जो लो चार्ज पार्टिकल है उसके लिए ये 0 के बराबर नहीं है। एक होता है हमारे पास हाई चार्ज पार्टिकल, वो ले लिया, और दूसरा हमारे पास हाई एनर्जेटिक पार्टिकल, और दूसरा हमारे पास लो एनर्जेटिक पार्टिकल। तो याद रखें ये जो बेथ फार्मूला है दैट इज फेल्ड फॉर द लो एनर्जेटिक पार्टिकल। जो लो एनर्जेटिक पार्टिकल है उनके लिए बेथ फार्मूला हम यूज नहीं करते। बेथ फार्मूला जस्ट ओनली यूज फॉर द हाई एनर्जेटिक पार्टिकल। तो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल वो होते हैं जिनकी बिल्कुल ज्यादा एनर्जी हो। जो हमारे पास हाई चार्ज पार्टिकल है इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसका मास ज्यादा होता है, इसकी आयनाइजेशन ज्यादा होती है, तो इसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। हाँ, एनर्जी लॉस ज्यादा होता है मगर जो उसकी एनर्जी है वो क्या होती है, वो कम होती है। मूविंग एनर्जी जो क्या है वो कम होती है। तो हाई चार्ज पार्टिकल के लिए ये क्या है, 0 के बराबर है। ओके, तो मैंने तभी कहा कि जो लो एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं उनके लिए हम ये यूज नहीं करते, उनके लिए ये हम यूज नहीं करते। लो एनर्जेटिक पार्टिकल बेथ फार्मूला यूज नहीं होता। सो फाइनली रिजल्ट ये मिला कि बेथ फार्मूला इज ओनली यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद द मैटर। ओके, अब लास्ट वन पॉइंट है, देन आफ्टर वी विल फिनिश वीडियो। वो है हमारे पास स्टॉपिंग टाइम क्या है, एक डिस्कस किया, स्टॉपिंग पावर क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टॉपिंग टाइम क्या होता है। इसको हम रिमूव कर लेते हैं। इस डायग्राम से हम ये चीज समझ लेंगे कि स्टॉपिंग टाइम क्या है। इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉपिंग पावर वो एक पावर है, वो शो करता है कि हाउ कैन वी एब्जॉर्ब द पार्टिकल, मैक्सिमम पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो शो करती है स्टॉपिंग पावर को। और जो टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है उस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, उस पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने के लिए, उस टाइम को कहते हैं दिस कॉल्ड स्टॉपिंग टाइम। इस स्टॉपिंग टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक मटेरियल, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। जो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, हम ये भी कह सकते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट जस्ट इज ओनली वैलिड व्हेन स्पीड ऑफ पार्टिकल्स लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। जब पार्टिकल की जो रफ्तार हो स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो, कम हो, इट मींस दिस पार्टिकल मस्ट बी नॉन रिलेटिविस्टिक। जिन पार्टिकल की जो स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है उनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, तो स्टॉपिंग टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू फार्मूलास, ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स। दो चीजों की बुनियाद पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है एवरेज स्पीड होता है, एक होता है एवरेज स्पीड, और दूसरा होता है हमारे पास रेंज। इन दो फैक्टर्स की बुनियाद पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टॉपिंग टाइम क्या हो सकता है, किन फैक्टर्स पर स्टॉपिंग टाइम डिपेंड है। तो ये बातें याद रखें। This only valid when speed of particle is less than speed of light. It means that particle must be a non-relativistic. Okay. अब इसके फॉर्मूले को देखते हैं, टाइप करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास
स्पीड और रेंज, इनके थ्रू हम इसका जो स्टॉपिंग टाइम है वो निकाल सकते हैं। इसका टाइम क्या है, हमने ये चीज पढ़ी, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। यहाँ पर जो एस है दैट इज एक्चुअली रेंज, वी इंटू टी। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द टाइम, इट मीन्स आर बाय एवरेज स्पीड, हमें एवरेज स्पीड चाहिए। तो याद रखें जब भी हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है 0.5 m0 v स्क्वायर। सर्टेन केसेस होते हैं, सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिनमें हम नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो इस तरह लेते हैं। दैट एनर्जी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 0.5 को 1/2 m0 v स्क्वायर, ओके, m0 v स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी वेलोसिटी, ये ई शो करती है काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या चाहिए, हमें v चाहिए, तो ये हो जाएगा 2e/m रूट। ये इसकी क्या मिली हमें, ये इसकी स्पीड मिली है। तो सर्टेन कंडीशंस के लिए हम स्पीड को इस तरह लिखते हैं, एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो हम यूज करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए हम उसको यूज करते हैं, वो फैक्टर होता है के सी। ये जो के सी है ये कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। ये हम स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए ये यूज करते हैं। सी एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट है, ओके। अब क्या करें, आप इस वैल्यू को इधर प्लेस करें, आप इस वैल्यू को इधर प्लेस करें। T इज इक्वल टू आर अपान में V, V की वैल्यू क्या है आपके पास, के सी मल्टीप्लाई 2e/m0। अच्छा, ये सी मल्टीप्लाई के तो यहाँ ये हम टर्म इस तरह लिख सकते हैं, m0 सी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या करें, ये टर्म नीचे डिवाइड करा, ऊपर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरह लिख सकते हैं r इंटू m0 सी स्क्वायर अपान में 2e अपान में के सी। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। दिस इज स्टॉपिंग टाइम, ये क्या है, इसका स्टॉपिंग टाइम है। अब यहाँ पर इसको फर्दर हम इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, आर इंटू m0 सी स्क्वायर को आप इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान में 2e अपान कैसे, आप इसको इस तरह ले सकते हैं। ये किस तरह आता है 931.5, मैं आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन खुद ही कर लेना। हमारे पास एक इक्वेशन होती है एनर्जी मास इक्विवेलेंट m सी स्क्वायर। सी के हमारे पास कांस्टेंट है, ये जो मास लेते हैं ये लेते हैं एक्चुअली 1 AMU। 1 AMU को आप मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर के साथ, जो 1 AMU होता है वो बराबर होता है 1.4 समथिंग इनटू स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई करें, आपको मिल जाएगी ये एनर्जी। ये जो आपको एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी आपको जूल्स में एनर्जी मिलेगी। आप क्या करेंगे, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.60 आई थिंक 48 है 1 पॉइंट समथिंग इन 10 में 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 AMU इसके बराबर होते हैं। आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें जो आपको जूल्स में वैल्यू आए, तो फिर आपको ये मिल जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भी बराबर है, ओके। तो दैट वाज अबाउट द stopping time. If anybody has any question from here, you can comment me, you can ask me as soon as possible, I will respond you. Okay viewers, see you next. Thank you.